दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में 8% तक की गिरावट दर्ज करी। इनफैक्ट ये जो शेयर है सोमवार से ही लगातार गिरता आ रहा है और सोमवार को भी इसने अच्छी खासी गिरावट दर्ज करी थी। तो इस गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं दोस्तों? क्या रिजल्ट्स की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, या फिर रिजल्ट आने के बाद में काफी ज्यादा बढ़ चुका है इस वजह से स्टॉक गिर रहा है, या फिर वजह है कुछ और इसकी जो गिरावट है ये कहां तक चलेगी, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का काम क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक लैंडिंग कंपनी है, यानी कि बैंक है, और महाराष्ट्र स्टेट इसको ऑन करती है। इसका जो बिजनेस है महाराष्ट्र के साथ साथ में और जगह पे भी है। अब सीधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए हुए हैं, पहले वो देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे दोस्तों। 3006 करोड़ का इसने रेवेन्यू किया था दिसंबर क्वार्टर में, और 3097 करोड़ का रेवेन्यू किया है मार्च क्वार्टर में, यानी कि 3% का इसमें ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर इसका देखा जाए तो 902 करोड़ से 1539 करोड़ हुआ, यानी कि 70% का अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है। नेट एनपीएस की अगर बात की जाए तो 2.59% से 2.48% हुआ है, यानी कि 0.11% का इसमें गिरावट है। हालांकि इसमें जो है गिरावट कम दिख रही होगी आपको, लेकिन ये भी अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो काफी ज्यादा होती है दोस्तों। तो इसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट ही इसने किया हुआ है। अब अगर बात करें इसके ग्रॉस एनपीएस की तो 7.69% से 7.23% तक इसने किया, इसमें भी गिरावट करी है 0.46% तक। नेट प्रॉफिट की अगर इसकी बात करें तो 154 करोड़ से 165 करोड़ हुआ, यानी कि 7.15% का जंप है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा की तो दोस्तों 11,495 करोड़ का इसने जो सेल किया था लास्ट ईयर में किया था, और 11,868 करोड़ का सेल इसने इस साल में किया हुआ है, यानी कि 3.25% का इसमें जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसने 2,847 से 3,957 करोड़ तक किया, यानी कि 39% की जो है अच्छी खासी इसमें जंप है। और नेट एनपीए देखो दोस्तों 4.77% से 2.48% तक इसने किया, यानी कि 2.29% का इसने डिक्लाइन किया। काफी अच्छा खासा जो है इसने संभाल लिया नेट एनपीएस को। अब अगर ग्रॉस एनपीएस की बात की जाए तो उसमें भी अच्छा खासा सुधार इसने किया हुआ है। 12.81% लास्ट ईयर में थे, जो कि 7.23% तक अभी आ चुके हैं, यानी कि 5.58% का इसमें भी इसने डिक्लाइन किया हुआ है। नेट प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो 388 करोड़ से 550 करोड़ तक इसका इस साल में पहुंचा है, यानी कि 41% का जंप साल दर साल में। तो हमें दोस्तों इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कोई दिक्कत नहीं लग रही। आगे चलते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग में भी दोस्तों कोई चेंज नहीं है इसका। 93.33% का अच्छा खासा जो प्रमोटर स्टेक था, पहले भी था अभी भी है। ठीक है सर। अब मेजोरिटी की अगर बात करें तो प्रमोटर ही है, प्लेज वगैरह नहीं है। म्यूचुअल फंड का जो है कुछ खास इसमें स्टेक नहीं है, एफआईएस का भी कुछ खास स्टेक नहीं है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में जो है इसका मेजोरिटी स्टेक है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी का इसमें 1.8% का स्टेक है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का इसमें 3.24% है, एचएनआईज वगैरह का। ओवरऑल नॉन इंस्टीट्यूशन का इतना ही है 3.59%। ये चीज तो दोस्तों क्लियर हो गई कि रिजल्ट की वजह से तो इसका प्राइस जो है गिर नहीं रहा है। अब चलते हैं वैल्यूएशन पे कि वो कैसे है, क्या ये ज्यादा ही बढ़ चुका है इस वजह से गिर रहा है, वो देख लेते हैं। अब अगर इसके चार्ट पैटर्न्स को देखें दोस्तों तो इसका जो रिजल्ट आया है 2-4 दिन पहले ही आया हुआ है, और वहां से कुछ ज्यादा खास इसने बढ़त नहीं करी है। यानी कि 23-24 रुपए का जो स्टॉक था यहां से बढ़ के 30 तक पहुंचा था। थोड़ा सा इसमें अच्छा खासा बढ़ा था, बट रिजल्ट भी उसी हिसाब से अच्छा खासा था। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसको जो है 10% तक, 10% 15% तक इनफैक्ट नीचे आना पड़ जाएगा। इतना भी ज्यादा भी ये बढ़ा नहीं था। तो रीजंस दोस्तों कुछ और ही हैं, वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों पहले इसके फाइनेंशियल भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या इसकी वजह से भी कोई फर्क हो रहा है क्या। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 1-2 दिन में इतना गिर जाए कोई फाइनेंशियल में, 1-2 दिन में इतना बड़ा चेंज नहीं आता है, बट एक ट्राई करते हैं कि कुछ इसमें ऐसी गड़बड़ है क्या जो इसका शेयर गिर सकता है। आगे के लिए मतलब ये फायदेमंद रहेगा हमारे जानने के लिए कि आगे मतलब इसका कहां तक ग्रोथ है वो चेक करने के लिए। तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी का नाम है दोस्तों। 26.70 का जो है अभी करंट मार्केट प्राइस का चल रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 19,975 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है जो लार्ज कैप पे एंटर कर चुकी है। कासा रेशियो अगर इसका देखा जाए तो 53.99% है, यानी कि जो कि काफी अच्छा साइन है दोस्तों। कासा मतलब होता है दोस्तों करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का परसेंटेज। यानी कि क्या होता है कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो कंपनी के पास में लाइबिलिटीज हैं
उसमें से करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की जो लाइबिलिटीज है वो कितनी है, क्योंकि इस पे ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा होगा। बाकी अगर एफडी जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एफडी पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को ज्यादा देना पड़ता है, और करंट अकाउंट पे तो जीरो इंटरेस्ट रहता है, सेविंग अकाउंट पे भी जीरो के बराबर ही इंटरेस्ट रहता है। तो एक तरीके से ये ज्यादा हो तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि लाइबिलिटीज में कोई इंटरेस्ट ऐड करके उनको नहीं देना है लोगों को। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो 652 करोड़ इसके शेयर्स हैं। पी इसका 31.83 का पी है। प्राइस टू बुक इसका 1.6 है। फेस वैल्यू इसका 10 है। नेट इंटरेस्ट इनकम इसका जो है 4,897 करोड़ है। बुक वैल्यू इसका 16 है। डिविडेंड यील्ड इसका जो है 0 है। बैंक वगैरह डिविडेंड देते भी नहीं है वैसे भी। कॉस्ट ऑफ इनकम का जो है परसेंटेज इसका 47% है। प्रमोटर होल्डिंग 93% है। ईपीएस इसका 84 पैसे है। आरओसी इसका 10.89% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 5.38% है। CAR परसेंट जो है इसका 0% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसका 41.61% है। फिनस्टार इसको जो है वैल्यूएशन वगैरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसका, अगर पहले के हिसाब से देखा जाए। वो तो पहले से ही ये कोई एक दो दिन में नहीं बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए इसको दो स्टार मिले हुए हैं। और अगर इसके पीयर्स को इसके पी के साथ में कंपेयर किया जाए तो दोस्तों इसका एवरेज के बराबर ही रहता है। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का 50 का पी है, बैंक ऑफ इंडिया का 12 का है, बैंक ऑफ कैनरा बैंक का 10 का है, यूनियन बैंक का 8 का है, सेंट्रल बैंक तो लॉस में है अभी फिलहाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है 31 का है, जो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूको बैंक का 100 का है। इंडियन बैंक का जो है 5 का पी है। पंजाब एंड सिंध का भी 0 है, यानी कि ये भी लॉस में है। तो एक तरीके से इसका जो है एवरेज पी है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो पी के मामले में भी ठीक ठाक है। अब इसको थोड़ा और पैरामीटर पे देखें दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट पास्ट में जो है अच्छा रिटर्न नहीं दिया है कंपनी ने। डिविडेंड जो है इसका सफिशिएंट डेटा इसके लिए भी नहीं है। एंट्री पॉइंट जो है अच्छा है। रेड फ्लैग वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी तक तो हमें कुछ ऐसा खास डेटा मिला नहीं दोस्तों कि जिसकी वजह से इसका शेयर का प्राइस गिर रहा है। तो मैंने काफी रिसर्च करी इसके बाद में, तो मुझे 2 चीजें इसमें मिली। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला रीजन मेरे को यह मिला दोस्तों कि जो इसका MCLR है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट है, वो अनचेंज रहेगा। यानी कि जो पहले था 7.5%, वही इसका अभी भी रहेगा। 7.30% था पहले ये। अब MCLR का मतलब क्या होता है? MCLR का मतलब होता है दोस्तों जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जो कम से कम ये अपने जो ग्राहक जो इसके लोन्स वगैरह लेते हैं उनको जिस कम से कम रेट पे ये लोन दे सकती है वो 7.30% है। एज सिंपल एज दैट। मतलब ये कंपनी 7.30% से कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे ब्याज पे पैसा नहीं दे सकती अपने कस्टमर्स को, चाहे वो इसके कितने भी बड़े कस्टमर हो, चाहे उसके कितने करोड़ों के हिसाब से इससे लोन लेते हो, लेकिन उनको भी ये कंपनी नहीं दे सकती है। आरबीआई का रूल होता है कि MCLR से नीचे आप इंटरेस्ट रेट पे नहीं दे सकते। तो आरबीआई ने इसका जो सेट किया हुआ है अभी 7.30% किया हुआ है। यानी कि अगर ये इंटरेस्ट रेट और कम करके देती तो ज्यादा ये लैंडिंग कर सकती थी। चूंकि इसके जो पिछला जो है प्रॉफिट बना नहीं पा रही है इतने इंटरेस्ट रेट देने पे ये, तो ये ऑब्वियस सी बात है कम करना चाहती थी, लेकिन इसको आरबीआई से कोई राहत नहीं मिली, तो इतना ही इंटरेस्ट रेट पे अभी भी दे सकती है। तो जिससे क्या होगा कि इसके जो सेल्स है उसमें कमी आएगी। लोग इसके बजाय दूसरे बैंकों के पास में जाना प्रेफर करेंगे जहां पे MCLR जो है वो कम है ना। तो इस तरीके का है। और दूसरा रीजन ये है दोस्तों, जो रिपोर्ट आई हुई है, रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो पेंडेमिक की वजह से जो कस्टमर डिफॉल्ट है वो काफी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा देख सकता है। इनफैक्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही नहीं, काफी अलग अलग कंपनीज और भी हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस है और बजाज फिनसर्व वगैरह, और भी काफी सारे बैंक हैं जिनको ये चीजें देखने को मिल सकती है, जो खासकर कंज्यूमर को जो छोटे कस्टमर्स को जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है कंपनी, उस टाइप की कंपनीज को। क्योंकि काफी लोगों की जॉब चली गई है पेंडेमिक में, तो लोन की EMI नहीं पे कर पा रहे हैं। अभी क्या करेंगे? डिफॉल्ट करेंगे ऐसे लोग, है ना। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आज आपने देखा होगा बैंक निफ्टी भी कितना गिरा हुआ था। पूरे बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक जो है रेड में बंद हुए आज, है ना। तो ये रिपोर्ट की वजह से ही आज ऐसा हुआ। तो ये एक दूसरा रीजन है। अब इसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे कहां तक फर्क पड़ सकता है, कहां तक ये स्टॉक गिर सकता है, ये जो 2 खबर है इसका क्या फर्क पड़ सकता है वो देखते हैं। चलिए इसके चार्ट पे चलते हैं सीधा। वैसे तो दोस्तों मैं शेरो शायरी नहीं करता, लेकिन अभी मेरे को एक छोटा सा राहत इंदौरी जी का शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, अकेले शहर में मेरा मकान थोड़ी है। तो वो वाली बात है। ये जो बैंक है अकेले इसी पे दिक्कत नहीं आएगी, जो लोन डिफॉल्ट होंगे वो हर किसी बैंक पे दिक्कत आने वाली है। तो अब इसकी बात करते हैं कि ये कहां तक गिर सकता है। देखो दोस्तों, पहला सपोर्ट हमारे को यहीं पे दिखाई दे रहा है कहीं 22 के आसपास, है ना।
तो यहाँ तक ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम गिर सकता है। और इसके रिजल्ट जो है इतने खराब नहीं आए हुए हैं, एनपीए भी इसने कम किया हुआ है और पहले से ही इतना पिट चुका है दोस्तों स्टॉक, तो अभी मरे हुए को क्या मारेगी पब्लिक, है ना। तो इतना नहीं गिरेगा ये वाला स्टॉक। गिरेंगे बजाज फाइनेंस टाइप के या बड़े बड़े जो काफी आगे तक बढ़ चुके हैं, ऐसे स्टॉक में अगर डिफॉल्ट हुआ तो मतलब ऐसे जो कंपनीज में डिफॉल्ट हुआ तो इन शेयरों में ज्यादा फर्क पड़ेगा कंपेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र टाइप के शेयर में। तो इसमें डाउनसाइड रिस्क नहीं है उतना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा फिर इसका लेवल बनता है यहीं पे। और एक चीज है, जो ये वॉल्यूम्स वगैरह आ रहे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे हैं अभी, है ना। आप देख रहे होंगे लास्ट में इसके जो वॉल्यूम्स वाली कैंडल है वो अच्छी बन रही है, तो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शेयर में। अगर नीचे भी आता है तो बाइंग जल्दी से आ जाएगी और ये जो स्टॉक है ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रहेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 22 से नीचे का इसका जो है लेवल नहीं है, बल्कि ये तो क्या है कि वॉल्यूम अगर यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं तो ये यहाँ से नीचे आना नहीं चाहिए। वैसे 24 रुपए 85 पैसे से नीचे आना नहीं चाहिए। आता भी है तो मैक्सिमम इसका जो सपोर्ट है वो 22 के पास में है, इससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डाउनसाइड रिस्क एकदम ना के बराबर है। तो घबराओ बिल्कुल मत। बैंक अच्छा है, फ्यूचर के लिए आप रखे रहो, इसको अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखो, है ना। और ऐसे स्टॉक्स में मैंने कई बार बताया दोस्तों कि मतलब जो सरकारी बैंक है खासकर, इनमें जो है थोड़ा सा कम ही अगर इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो है ना कि एक रेंज बाउंड वाले स्टॉक रहते हैं। आज थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर कल नीचे आ गए। अभी यस बैंक का देखो, यस बैंक जो है 18, 19, 20 पे जाता है तो उसमें नीचे आना चालू कर देता है, फिर 12, 13, 14 के पास में आता है तो फिर उधर से बाइंग चालू हो जाती है। तो ऐसे स्टॉक झूलते रहते हैं बीच बीच में। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कोई लॉजिक नहीं बनता। अच्छे स्टॉक्स हमारे पास में, हाँ इनमें फायदा ये रहता है कि चलो स्विंग ट्रेडिंग कर लिया, अभी मतलब आज ले लिया, सपोर्ट पे ले लिया और रेसिस्टेंस के थोड़ा पहले बेच दिया, फिर रेसिस्टेंस पे बेच दिया, सपोर्ट के पास में ले लिया। अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है तो उसके फ्यूचर्स वगैरह में हम कर सकते हैं इस तरीके का ट्रेड। लेकिन ये रिस्की ट्रेड होते हैं, तो ऐसे शेयर से तो बच के ही आप रहो। हाँ अगर इसकी बात रही, ये गिरेगा ज़्यादा नहीं, आप मैक्सिमम मान के चलो कि 22 तक ये गिरेगा, है ना। और बने रहो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर अच्छा है, आगे फंडामेंटल भी इसके अच्छे होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा डिफॉल्ट का रिस्क है, वो रहेगा, हर किसी में रहेगा। तो इस तरीके से तो फिर किसी भी बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। और एक बात आपको बड़ी बताऊं, जो ज़्यादा बड़े हुए स्टॉक हैं, जो ज़्यादा वैल्यूएशन पे मिलते हैं स्टॉक्स, और खासकर जो इसी के तरीके के बिजनेस करते हैं जैसे बजाज फाइनेंस, है ना, तो ये जो कंपनीज होती हैं इन पे ज़्यादा रिस्क रहता है इसके मुकाबले, तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि कम प्राइस में है, तो यहाँ पे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल्ड एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इसको चेक नहीं करते हैं तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, 10 से 12 घंटे की जो रिसर्च होती है वो करके हमने 10 से 15 मिनट के जो वीडियो है उसमें समराइज करके डाला हुआ है। इससे आपको क्या बेनिफिट रहेगा, जो आपके 10 से 12 घंटे की जो मेहनत है वो आपकी जो सिमट के जो है 10 से 15 मिनट में रह जाएगी। तो आपके टाइम का सेविंग रहेगा दोस्तों। इसमें हमने की पॉइंट जो है हाईलाइट करके रखे हुए 99% चीज़ें आपको मिल जाएंगी कंपनीज के बारे में। इनकेस अगर आपको 1% की कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। और इसका दूसरा बेनिफिट आपका ये रहता है कि जैसे आप इसको ट्रेवल करते थे ट्रेन वगैरह में या कहीं पर फ्री बैठे हुए हैं, तो मतलब अपने फ्री टाइम में भी हमारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो आपके टाइम का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टाइम का खुद से भी आप ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू so much for watching this video till the end. Thank you.